हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर +1 क्लास, द लिविंग वर्ल्ड। आज इस लेक्चर में बच्चों हम ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके जो डिफाइनिंग फीचर है, और यू कैन से एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि एक ट्रेट से अगर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, तो वहाँ पर वो प्रॉपर डेफिनेशन लिविंग थिंग्स की हमारे पास नहीं आती। तो आज हम यहाँ पर यही जानने की कोशिश करते हैं कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को हम कैसे लिविंग थिंग्स की यहाँ पर जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग थिंग्स है क्या। कि अगर हम देखें जो लाइफ है ये एक यूनिक और यू कैन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एक यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसमें, केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में, एंड विच लीड टू द ग्रोथ, जिसके कारण ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स में, डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म में, रिस्पॉन्सिवनेस वो शो करते हैं, एंड अडेप्टेशन शो करते हैं, एंड फाइनली रिप्रोडक्शन वो शो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो लिविंग बीइंग है वो है क्या, कि द लिविंग बीइंग इज शोइंग, यू कैन से वो ग्रोथ शो करता है, लिविंग बीइंग डेवलपमेंट करता है, रेस्पॉन्सिवनेस शो करता है, अडेप्टेशन शो करता है, और वो रिप्रोडक्शन शो करता है, उसको हम लिविंग बीइंग वहाँ पर कह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, की जो हम बात कर रहे हैं ट्रेट की, नो सिंगल ट्रेट ऑफ लाइफ कैन डिस्टिंग्विश अ लिविंग बीइंग फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि एक सिंगल ट्रेट से, एक सिंगल कैरेक्टर से हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट से यू कैन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत सारे ट्रेट्स एग्जामाइन करने पड़ेंगे यहाँ पर टू डिफरेंशिएट द लिविंग बीइंग्स। तो हम यहाँ पर वही कैरेक्टर्स वन बाय वन यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हम यहाँ पर चूज करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। जब भी सेलुलर स्ट्रक्चर की बात होती है बच्चों, इट इज़ द यू कैन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, कि जब भी हम सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स में ही सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इट इज़ ओनली फाउंड इन द लिविंग बीइंग, एंड ईच लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ द वन और मोर सेल। सभी लिविंग बीइंग्स हम देखते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, और सेल्स आर मेड अप ऑफ यू कैन से प्रोटोप्लाज्म, और सभी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म है क्या बच्चों, कि हमारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहां पर ये साइटोप्लाज्म है। तो दोनों के प्लस को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल है वो किससे बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है, एंड इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज लिविंग मैटर। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज लिविंग मैटर। और देखिए जो कंपोजिशन ऑफ लिविंग की जो लिविंग थिंग्स है उनकी कंपोजिशन हमें पता है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, बट येट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट प्रोटोप्लाज्म। हम एक प्रोटोप्लाज्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है, हमारे पास प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम प्रोटोप्लाज्म क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द प्रोटोप्लाज्म एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन द वायरसेस। कि जो वायरसेस होते हैं हम कहते हैं कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बिकॉज जब ये बॉडी से बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग है, और जब ये बॉडी के अंदर होते हैं किसी और लिविंग और बॉडी के, तो वहाँ पर ये फिर ग्रो करते हैं अपने इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, और आरएनए को इस्तेमाल करके डीएनए बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म में ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इसलिए जो प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर है इट इज़ एब्सेंट इन द वायरसेस, दैट्स वाई ना जब ये बॉडी से बाहर हैं दे आर नॉन लिविंग, लेकिन जब बॉडी के अंदर है दे आर लिविंग। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इज। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस,
कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू स्पेसिफिक यू कैन से इंट्रैक्शंस अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर विद इन द इंटीरियर ऑफ द सेल प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म वहां पर कहते हैं। देखिए बच्चों, जो मेटाबॉलिज्म है इट इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कीजिए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी एक एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी किसकी, लिविंग बींग्स की। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक मूवमेंट की हम बात करते हैं, ग्रोथ की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस की हम बात करते हैं और रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, आर ड्यू टू द यू कैन से दिस मेटाबॉलिज्म ओनली। किसके कारण है ये, मेटाबॉलिज्म के कारण ही यहाँ पर होती हैं। ऑल दीज आर ड्यू टू यू कैन से मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के कारण ही होती हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स देखें आप, किसी में भी मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा। और जब भी हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म बच्चों दो तरह का होता है, ठीक है ना, एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो दो तरह का होता है। जब भी हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इसमें होता है ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन बोलते हैं इसमें। और जब हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होगा, जो लिविंग बींग्स होंगे उनमें दो प्रोसेस चलती हैं, कैटाबॉलिज्म और दूसरी एनाबॉलिज्म। और जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द यू कैन से कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जब हम ये देखते हैं कि जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस रहेगा, मीन्स कि कैटाबॉलिज्म कम है, एनाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो जो लिविंग बींग होगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर ग्रोथ बराबर में रुक जाएगी, तब ग्रोथ नहीं होगी। अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए और एनाबॉलिज्म कम हो जाए, देन डी ग्रोथ विल अकर, कि तब ग्रोथ क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ग्रोथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ग्रोथ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ इज, ग्रोथ इज यू कैन से इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, कि रिवर्सिबल नहीं होता कि एक बार ऑर्गेनिज्म का साइज या मास बढ़ गया तो वो दोबारा वापस नहीं होगा। इट इज यू कैन से इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, और मास कब बढ़ता है, जब सेल का नंबर बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ता है, इट इज ड्यू टू द सेल डिवीजन, कि जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज होता है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्रोथ होगी वो कंटिन्यूस होगी थ्रू आउट द लाइफ। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि इसके अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, रीजन्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनमें क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहाँ पर होते हैं या टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे हम तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल रीजन पे प्रेजेंट होगी, एपिकल मेरिस्टेम मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम और यू कैन से शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है फिर हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन तरह की हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं प्लांट में, जिसके कारण प्लांट क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करता है, इंक्रीज करता है। ओके, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। क्यों, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग एंड ऐड मोर एंड मोर सेल्स टू द प्लांट बॉडी। इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो यू कैन से इनडिटर्मिनेट ग्रोथ उनकी वहाँ पर होती है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में ऐसे कोई रीजन है ही नहीं कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक या कुछ ऐसे डिवाइडिंग सेल्स हों। दैट मीन्स जो एनिमल्स उनमें ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगी, एंड आफ्टर दैट कि जब यू कैन से ग्रोथ रुक जाएगी, सिर्फ क्या होता है, सेल डिवाइड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट, कि जो सेल्स खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, या जो सेल्स लॉस्ट हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सिर्फ सेल डिवीजन वहाँ पर होती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो ग्रोथ होती है कि वो ग्रो करते हैं बाय द सेल डिवीजन,
कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवाइड होते हैं, मीन्स वो ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन, लेकिन उनके अंदर सेल डिवीजन मीन्स इट सेल्फ है यू कैन से रिप्रोडक्शन इन देम, ये मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होगा उनमें। क्यों? जैसे हम टेक एग्जांपल फॉर द अमीबा, अमीबा क्या करता है, ग्रो करता है साइज में, और वो 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो दूसरी बात है कि यहाँ पर पेरेंट नहीं रहता, कि जो पेरेंट अमीबा है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, बट स्टिल हम कह सकते हैं इट इज द मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन केस ऑफ द सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। जब हम हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दोनों में होती है, चाहे हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं, चाहे हम यू कैन से एनिमल्स की बात करते हैं, ग्रोथ भी होती है वहाँ पे और रिप्रोडक्शन भी होती है, इट इज़ एक्सक्लूसिव इन देम। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज इंटरनल ग्रोथ, कि जब हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अंदरूनी ग्रोथ होती है, वो अंदर से बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की या डेड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, डज नॉट ग्रो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है वो ग्रो नहीं करता। बट सम नॉन लिविंग आर्टिकल्स कैन इंक्रीज इन साइज, कि जैसे हमारे पास माउंटेन है, बोल्डर्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, इन्हीं की जो कंपोजिशन के यू कैन से जो मटेरियल होता है वो इनके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे इनका साइज इंक्रीज करता है, ओके, ऑन देयर सरफेस। इसका मतलब ये बाहर से बढ़ते हैं, इनमें आउटर ग्रोथ होती है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ वो लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करते हैं, अगर साइज़ की बात करते हैं या मास की हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स का साइज़ भी इंक्रीज करता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर काइंड, कि जैसा ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ओके। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रीपेचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बना रहे, कि जो इंडिविजुअल यू कैन से मर जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए इंडिविजुअल आ जाएं, सो दैट देयर यू कैन से जनरेशन इज सर्वाइव, इसलिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं इट इज़ यूनिपेरेंटल, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने 10th लेवल पे भी पढ़ा है कि हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम फिजन स्टडी करते हैं, मल्टीपल फिजन वहाँ पे स्टडी करते हैं, ओके, और वहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वहाँ हम स्टडी करते हैं, फ्रेगमेंटेशन हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। ऑल दीज आर यू कैन से एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो सेक्सुअल है इट इज़ बाई पेरेंटल प्रोसेस, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें क्या होता है वो जर्म सेल्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, एंड इन दिस वे जो है अपना रिप्रोडक्शन वो करते हैं। लेकिन जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, क्योंकि उनमें दोनों में क्या हो रहा है कि वो डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें रिप्रोडक्शन हो रही है और साथ के साथ उसकी ग्रोथ हो रही है। नाउ मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल्स। म्यूल्स क्या है, ये कभी, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे स्टीराइल वर्कर बीज, ये भी क्या है, दे डू नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। इस तरह हमारे पास जैसे हमने बोला म्यूल्स हैं, स्टीराइल वर्कर बीज हैं, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन लिविंग थिंग्स तो हैं, लिविंग बींग्स तो हैं, कि अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या लिविंग बींग्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है ये एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लिविंग होते हुए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एसेंशियल पार्ट नहीं है सर्वाइवल का, ओके। हाउएवर हम ये भी जानते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैज़ नो पावर ऑफ यू कैन, कि जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कोई पावर नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें या रेप्लिकेट कर सकें।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज अवेयर अबाउट इट्स सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग के बारे में पता रहता है। ही इज अवेयर अबाउट द, यू कैन से, सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सपोज बाहर ठंड बढ़ गई है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला सकते हैं कि उनके फर का साइज या जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। नाउ अब ये जो स्टिमुलाई की हम बात कर रहे हैं, जो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, दे आर परसीव्ड बाय द सेंस ऑर्गन। कि जो लिविंग बींग्स होंगे उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से वो इन केमिकल्स को परसीव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास आइज़ होती हैं, ईयर होता है, नोज़ होती हैं, स्किन होती है, ठीक है ना। स्किन के थ्रू भी हमारे पास में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, हमें यू कैन से टेम्परेचर का पता लगता है, ओके। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो इन स्टिमुलाई को परसीव करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सच सेंसेस, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसे सेंस ऑर्गन नहीं होते, बट फिर भी वो क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड पोल्यूटेंट्स को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ एक प्रोसेस होती है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड होता है मीन्स ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर लाइट, कि हम कहते हैं कि दिन की 12 घंटे की लाइट हो सकती है या 11 घंटे की या 10 घंटे की। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का टाइम जो होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का वो इन्फ्लुएंस होता है, ओके। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं तो उस केस में हम उनको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। जैसे प्लांट्स भी एक पर्टिकुलर सीजन में ही अपने आप को ब्रीड करते हैं, फ्लावरिंग आती है, फिर फ्रूट्स लगते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स भी हैं वो कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो हम कह सकते हैं जो कॉन्शियसनेस है इज सेड टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी कॉन्शियसनेस, विच इज ओनली फाउंड इन द लिविंग बींग्स में ही मिलेगी। लेकिन हम एक बात सोचते हैं कि जो पेशेंट होता है जो कोमा में है उसके पास कोई कॉन्शियस नहीं है, फिर उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो कोमा का पेशेंट है ये कभी अपनी लाइफ में वापस नहीं आता नॉर्मल, इसलिए हम ऐसे इस कोमा वाले पेशेंट को ना तो हम जिंदा कह सकते हैं, ये लिविंग नहीं है, ना हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम इसको डेड कह सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, लाइक सेलुलर लेवल की। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा के अंदर क्या होगा, सेल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके सारे फंक्शंस एक सेल ही करता है। लेकिन हम जब टिश्यू लेवल की बात करते हैं, लाइक स्पंजेज होती हैं, स्पंजेज में क्या होता है, सेल के एग्रीगेट्स हैं, वहाँ पर टिश्यू बन गए हैं, टिश्यू से वहाँ पर ऑर्गन नहीं बना है। दैट मीन्स जो ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन की वो टिश्यू में नहीं मिलेंगी, ओके। इसी तरह ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ऑल दीज यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ ओनली फाउंड इन द यू कैन से लिविंग बींग्स। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ आल्सो ए यू कैन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास एनर्जी। देखिए जो एनर्जी है, लिविंग बींग्स कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड एनर्जी। जैसे हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम डेली देखते हैं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम काम पे जाते हैं, फिर हम लंच टाइम हो जाता है, लंच में फिर हमें भूख लग जाती है। तो दैट मीन्स वो एनर्जी की डिमांड है और उसको पूरा कौन करता है, वो पूरा करता है। एनर्जी इज यू कैन से ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, फूड से हम लेते हैं। तो इसलिए हमें अगर अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी है वी नीड मोर एनर्जी, तो हमें कंटिन्यूस एनर्जी लेनी पड़ेगी एंड इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और बॉडी के हर सेल को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई वी आर एबल टू वर्क आउट। और हमारी जो बॉडी है हम उसको यू कैन से रैंडमनेस की तरफ जाने से रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से एनर्जी रिक्वायरमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट यू कैन से प्रॉपर्टी इज द होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको एक स्टैटिक यू कैन से एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर वो वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और जो कि एक पर्टिकुलर यू कैन से
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलते हैं तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना पड़ता है। नाउ होम्योस्टेसिस है क्या? फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है ना। ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट जो बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर हो इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू अकर द यू कैन से ऑल द रिएक्शंस। नाउ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट एज लिविंग बींग्स हैव सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, कि बाहर अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो जो लिविंग बीइंग होगा उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर ये क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है कि वो अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता ही रखता है टू एडजस्ट एंड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, तो होम्योस्टेसिस इज आल्सो प्रेजेंट इन ईच एंड सेल, हर सेल के अंदर भी होती है ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है कोई चेंज, वो चेंज स्लो भी हो सकता है, वो चेंज फास्ट भी हो सकता है, एंड कोई भी वेरिएशन होती है वो यूजफुल भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म के लिए और वो नुकसानदायक भी हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। कहीं तो वेरिएशन ऐसी हो जाती है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ तक हो जाती है। तो वेरिएशन क्या है? लिविंग बीइंग पोसेसेस वेरिएशंस, और वेरिएशन अगर होती है तो सर्वाइवल भी बढ़ता है एंड हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व विद द टाइम। तो अगर इंडिविजुअल के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर कहते हैं वेरिएशंस आती हैं तो उनका सर्वाइवल बढ़ता है और वो यू कैन से इवॉल्व करते हैं अलोंग द टाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। एंड विच अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम द सीजनल एंड द अदर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि सीजन में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है, या हमारी फिजियोलॉजी काम करती है। सपोज हम बाहर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि हम अपने आप को कूल कर पाएंगे, हम अडेप्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर इंक्रीज टेम्परेचर में। नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की अडेप्टेशन होती है। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन जो थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे हम हाइबरनेशन की बात करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं वो यू कैन से एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए अपने आप को हाइड कर लेंगे, किसी क्रैक्स में घुस जाएंगे या मिट्टी में दब जाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसी तरह लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म इज जो लंबे समय से अडेप्टेशन हम देखते हैं, लाइक क्लोज, कि जो बर्ड्स के पंजे होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो पर्चिंग हैबिट्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। कि जैसे हम कहते हैं कुछ एनिमल्स है जो फ्लैश ईटिंग है, ठीक है ना, लाइक हमारे पास जो काइट है वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ठीक है ना, वो क्या करता है? वल्चर्स हैं, उनके जो क्लास होंगे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी जो पर्चिंग टाइम है, वो पर्चिंग जो तरीके जो हैबिट्स है वो डिफर करती है, ठीक है। इससे जो हमारे पास हाउस पैरोज है उसके जो क्लास होंगे दे आर वेरी डिफरेंट, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के हमारे पास है। तो वो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है फॉर देयर पर्टिकुलर हैबिटेट। नाउ हीलिंग एंड रिपेयर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके अंदर हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर सेल इंजर हो गया है, ठीक है ना, उसको या ब्रोकन हो गया, उसकी हीलिंग करना, उसको रिपेयर करना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, जनरेटेड बाय द लिविंग बीइंग्स रेगुलरली डिस्पोज्ड, उसको डेली क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोमेंट्स, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, दे शो द मूवमेंट्स ऑफ देयर पार्ट्स, कि अपने पार्ट्स को हिलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको हम क्या कह देंगे? लोकोमोशन कह सकते हैं। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, लेकिन दे शो देयर मूवमेंट। जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वो फिक्स रहते हैं लेकिन वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लीव्स को हिलते हुए देखते हैं, ठीक है ना, और उनकी ग्रोथ हम देखते हैं। ऑल दीज आर कम्स अंडर द यू कैन से मूवमेंट्स। नेक्स्ट आता है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यू कैन से बायोलॉजिकल कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब एक पर्टिकुलर एज होती है हर ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ ए डेफिनेट लाइफ स्पान, कि सब की एक एज निश्चित है, ठीक है ना। किसी की 10 दिन की होती है, किसी की 1 दिन की होती है, किसी की 10,000 साल की हो सकती है।
जैसे बर्थ होती है, बर्थ के बाद इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग बीइंग वो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योरिटी के बाद वो सेनेसेंस फेज में चला जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें तो हम बर्थ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड में हमारी ग्रोथ होती है, अडल्टहुड आता है, अडल्टहुड को मैच्योरिटी कहते हैं, और जब हम 60 की एज में चले जाते हैं उसको हम सेनेसेंस कहते हैं, और 60 की एज के बाद हम डेथ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एज है हमारे पास यहाँ पे डेथ। डेथ का मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी अंदर चलती हैं, उनका स्टॉप हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे, डेथ कहेंगे। ये काज होते हैं हमारे पास मेनली डेथ के। डेथ अकर्स ड्यू टू यू कैन से एजिंग। एजिंग का मतलब बुढ़ापा, जिसको हम कहते हैं कि सेल्स दे आर ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से, और वो डिसीज के कारण भी डेथ हो सकती है, किसी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो सकती है, और यू कैन से प्रीडेशन के कारण यहाँ पर डेथ हो सकती है। सो दीज आर द यू कैन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यू कैन से लिविंग organism, or you can say from these or you can say characteristics we have defined certain exclusive defining property which are only found in the living organism। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी होती है वो कितने तरह की होती है, कितनी हमारे पास डाइवर्सिटी टोटल होती है, और उस डाइवर्सिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमारा अगला डिस्कसन होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।